हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। सो इन द रीसेंट पास्ट हमने देखा है कि ईयर ऑन ईयर इंडिया का एयर क्वालिटी काफ़ी ख़राब होते जा रहा है। AQI नंबर्स मेट्रो सिटीज़ में ऑलमोस्ट 200-250 के ऊपर चले जाते हैं। हेल्थ इमरजेंसीज भी डिक्लेयर हो गई है रिसेंट पास्ट में दिल्ली NCR रीजन में, जहाँ पर ऑलमोस्ट 200-250 के ऊपर चले गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे जगह पे नई नई पॉलिसीज़, नए नए फ्रेमवर्क्स आए हैं किस तरीके से हम इस पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें, बिकॉज इस पोल्यूशन के चलते काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई है, हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं बच्चों को भी और बुज़ुर्गों को भी, राइट, जो सीनियर सिटीजन्स हैं। तो अब गवर्नमेंट भी ये चीज़ समझती है, इंसान मतलब आम इंडिविजुअल, आम इंसान भी ये चीज़ समझता है, और दैट्स द ओनली रीज़न हम माइग्रेट करना चाहते हैं कार्बन एमिशन या फॉसिल फ्यूल के से हम माइग्रेट करना चाहते हैं ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी के ऊपर। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं, इंसेंटिव्स अनाउंस किया गया है, सोलार थीम्स को, रिन्यूएबल एनर्जीज़ को पुश किया गया है, ऑल्सो टेंडर्स पास किए गए हैं रिन्यूएबल्स को, ईवी बैटरीज, और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर भी गवर्नमेंट ने पुश किया पिछले 4-5 सालों में। तो ये सब चीज़ें इसलिए की जा रही है विद द इंटेंट कि कहीं ना कहीं हम क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज की तरफ माइग्रेट हो, वहाँ पर एक्सेप्ट करें। तो गवर्नमेंट का ये फोकस है कि अप्रॉक्सीमेटली 2030 तक हम ऑलमोस्ट 500 गीगावाट्स का कैपेसिटी रिन्यूएबल्स में ऐड कर पाए। नाउ इन कॉन्टेक्स्ट टू दिस, इंडिया हैज़ टारगेटेड अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन बाय 2030. In fact, mission is to attract over 8 lakh crores of investment in this theme, and also this will reduce your fossil fuel cost dependency. तो approximately 1 लाख करोड़ के आसपास का एस्टिमेशन है कि 1 लाख करोड़ से अपना कॉस्ट जो है रिडक्शन हो जाएगा, जो हमारा डिपेंडेंसी है इम्पोर्ट, क्रूड इम्पोर्ट पे, बिकॉज नेट हम क्रूड ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं। तो इससे कार्बन एमिशन भी कम होगा, पोल्यूशन भी कम रिड्यूस हो सकता है, और हमारा कॉस्ट जो है मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, करंट अकाउंट डेफिसिट पे हमारा इम्पैक्ट भी आएगा। सो व्हेन इट कम्स टू पावर जनरेशन, जहाँ पर इंडिया ने काफ़ी फोकस किया है रिन्यूएबल पावर पे, तो हमने बात किया था 500 गीगावाट्स का बाय 2030। सो ऑलमोस्ट 125 गीगावाट्स तक हम पहुँच गए हैं। जब हम बात करते हैं पावर जनरेशन में, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि अलग अलग टाइप्स होते हैं जिससे आपका पावर जनरेट होता है। एक तो ट्रेडिशनल जो आपका मेथड होता है, दैट इज़ योर थर्मल पावर। सो थर्मल पावर में सब कोल, फॉसिल फ्यूल वगैरह भी यूज़ होते हैं। थर्मल पावर से अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट ऑलमोस्ट 65-70% जो अपना प्रोडक्शन है वो थर्मल से होता है, लेकिन इसमें कार्बन जो एमिशन होता है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक न्यूक्लियर टाइप होता है, एक न्यूक्लियर मेथड होता है पावर जनरेशन का। अपार्ट फ्रॉम दैट रिन्यूएबल्स में अगर हम आते हैं तो वहाँ पर विंड एनर्जी और सोलार एनर्जी, ये भी एक टाइप्स होते हैं जिसके थ्रू आपका पावर जनरेट होता है। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आप ये डेटा देखो, इंस्टॉल कैपेसिटी ऑलमोस्ट 505 गीगावाट्स का है, वेरल्स 70% अपना ऑलमोस्ट यहाँ से फॉसिल एंड न्यूक्लियर से आ रहा है। वेरल्स हमारा जो टारगेट है नॉन फॉसिल का टारगेट सिर्फ 2030 तक इज़ 500 गीगावाट्स। सो ऑलमोस्ट इट्स डबलिंग डाउन व्हेन इट कम्स टू इंस्टॉल कैपेसिटी पावर जनरेशन में। अब यहाँ पर अगर आप कोल इग्नाइट्स में देखोगे तो 240 गीगावाट्स का है लार्जेस्ट सोर्स, एंड ऑलमोस्ट 68% का यहाँ पर हमारा शेयर ऑफ जनरेशन है पावर। नेचुरल गैस में अगर आप देखोगे तो 4.6% है, ऑयल डीजल में अप्रॉक्सीमेटली 0.3-0.4% है। बट ये तीनों चीज़ों में अगर आप देखोगे तो हाई कार्बन एमिशन या वेरी हाई कार्बन एमिशन होता है। वेरल्स अगर हम डाउन द लेन चलते हैं, सो न्यूक्लियर में आपका कैपेसिटी 8.8 मतलब 9 गीगावाट्स के आसपास है। ये अप्रॉक्सीमेटली 3% के आसपास कंट्रीब्यूट कर रही है, वर्ल्ड वाइड 9% के आसपास है न्यूक्लियर। वेरल्स अगर आप लार्ज हाइड्रो लोगे तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 8.4% के आसपास है, 50 गीगावाट्स का ऑलमोस्ट कैपेसिटी, विच इज़ 10% ऑफ द टोटल कैपेसिटी, जहाँ पर कंपनीज लाइक NHPC, NTPC है। तो ये ऑलमोस्ट अगर आप न्यूक्लियर फिशन और लार्ज हाइड्रो को कंबाइन करोगे तो ऑलमोस्ट आपका 10%, 11% के आसपास नंबर आ जाता है। अब आते हैं अगर रिन्यूएबल्स पे, सो रिन्यूएबल्स पे यू कैन सी दिस, सोलार का जो थीम है 130 गीगावाट्स का ऑलमोस्ट कैपेसिटी है, और यहाँ पर अगर आप 12.5%, 13% के आसपास जनरेट कर रहे हो। इनफैक्ट विंड अगर आप देखोगे तो 5% के आसपास है, रूफटॉप सोलार से अप्रॉक्सीमेटली 1.5% के आसपास आ रहा है। तो आपने देखा होगा काफ़ी सारे घरों में छतों पे आप सोलार मॉड्यूल्स आपने देखे होंगे, राइट। सो उससे भी काफ़ी घर घर में भी काफ़ी ज़्यादा सोलार मॉड्यूल्स वगैरह लग रहे हैं, जिससे एनर्जी को स्टोर करना, एनर्जी को कंज्यूम करना, ये एक ट्रेंड अभी हमने देखा है काफ़ी जगह पे। तो ये एक्चुअल में हो रहा है इंडिया में। अब इसको ही देख रहे हो अगर आप, तो रिन्यूएबल्स में एक और थीम आती है जो क्लीन फॉर्म माना जाता है, प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ग्रीन एनर्जी माना जाता है, दैट इज़ योर
ग्रीन हाइड्रोजन। सो ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी, मैं आपको सिंपल सा एक चीज़ बताता हूँ, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी सिर्फ रिन्यूएबल से नहीं बनती है, वो पहले भी बन रही थी, इट इज़ नथिंग न्यू। पहले कोल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर वहाँ से हाइड्रोजन एनर्जी बनती थी। अब यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि सोलार का जो पावर है, राइट, सोलार और विंड का एनर्जी को कंज्यूम करके, यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम हाइड्रोजन में एनर्जीज क्रिएट कर रहे हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड किस तरीके से एनर्जी थीम जो है, एक पावर जनरेशन की जो थीम है, रिन्यूएबल्स की जो थीम है, स्पेशली ग्रीन हाइड्रोजन की, ये किस तरीके से शेप अप कर सकती है, एंड गोइंग फॉरवर्ड कौन से स्टॉक्स हैं इसके अंदर, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती है, कौन से हर्डल्स हैं। सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपने मुझे पहली बार आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, सो आई एम रिसर्च एनालिस्ट 360 इन्वेस्टिंग पे हम मार्केट रिसर्च करते हैं, एंड फॉर मोर सच अपडेट्स एंड वैल्यूएबल रिसर्च कंटेंट, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, स्टे ट्यून्ड विद 360 इन्वेस्टिंग, हिट द सब्सक्राइब बटन। विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जब हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो आपको सिंपल सा इतना समझना है, हाइड्रोजन इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट लाइक अ फ्यूल। सो इसमें भी 3 टाइप्स होते हैं, एक ग्रे हाइड्रोजन, देन ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन। सो ग्रीन हाइड्रोजन, जैसे मैंने आपको बोला कि इट्स कंसिडर द प्योरेस्ट फॉर्म, तो ग्रे हाइड्रोजन इज़ नॉट सो फ्रूटफुल। और ये क्यों होता है? बिकॉज प्रोसेस बीइंग द सेम, फॉसिल फ्यूल के थ्रू ही कार्बन वहाँ पर भी एमिशन होता है, और इसलिए बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उससे हम बहुत ज़्यादा कार्बन को एमिट करने से हम रोक नहीं सकते हैं। सेकेंड फॉर्म जो है, जिसमें आपका ब्लू एनर्जी, ब्लू हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं, जहाँ पर अडानी ने, रिलायंस ने काफ़ी ज़्यादा कैपेक्स किया है, वहाँ पर वो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो इनका प्रोसेस ये है कि यहाँ पर ये कार्बन को कहीं ना कहीं स्टोर कर लेते हैं, कार्बन को कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं और हाइड्रोजन को स्टोर कर सकते हैं। सो बेसिकली अंडर द वाटर्स भी ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो बेसिकली वहाँ पर ब्लू एनर्जी में आप कहीं ना कहीं कार्बन अरेस्ट कर रहे हो, इसके लिए ब्लू हाइड्रोजन पे काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है। वेरएल्स थर्ड फॉर्म जो ग्रीन एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपका प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इनफैक्ट कॉस्ट का भी इशू है। बिकॉज अगर आप ग्रे हाइड्रोजन को देखते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 150 रुपीज़ के आसपास वो पड़ता है, वेरएल्स ग्रीन हाइड्रोजन अगर आप देखोगे तो वहाँ पर 400 के आसपास का कॉस्ट पड़ जाता है। सो एक जगह पे जहाँ पर प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाइड्रोजन एमिट्स 2 kgs ऑफ कार्बन, अप्रॉक्सीमेटली ग्रे हाइड्रोजन में 12 kgs है, तो देयर इज अ डिफरेंस, एंड कॉस्ट में भी डिफरेंस है। दैट्स द बिगेस्ट इशू, बिकॉज विंड एनर्जी और सोलार एनर्जी को जो आप यूज़ कर रहे हो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए, बिकॉज इट्स अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वहाँ पर एक्चुअली हर दिन मतलब पूरा दिन भर तो आपका सन नहीं रह सकता है, हवा भी पूरे टाइम चल नहीं सकती है। सो जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसको ट्रांसमिट करके उसको स्टोर करने के लिए भी आपको ज़रूरत है, इसके लिए आपको एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरत है, और वो पूरा रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर आने के बाद में ही आप और थोड़ा कैपेसिटी को ऐड कर सकते हो, और ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी को अगर आप देखोगे तो ज़्यादा बेटर आप जनरेट कर सकते हो, उसको स्टोर कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। सो दैट्स द बिगेस्ट इशू नाउ। सो ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी में कौन सी अपॉर्चुनिटी है, कौन सी कंपनी है, ये समझने के लिए आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स वेयर योर वैल्यू चेन कम्स इन। तो सबसे पहले क्योंकि हम किसी एनर्जी को फॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, जो हमने बोला कि हम रिन्यूएबल सोर्सेज से ले रहे हैं, विच इज़ योर सोलार एंड योर विंड। अब इसके साथ साथ हमें प्योरिटी ऑफ फॉर्म ऑफ वाटर चाहिए। सो वाटर के अंदर इलेक्ट्रोलाइजर को डाला जाता है। इलेक्ट्रोलाइजर्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। इलेक्ट्रोलाइजर्स को वाटर के अंदर डाला जाता है और इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू इसमें चेंजेस होते हैं, जहाँ पर जो आपका ऑक्सीजन है, राइट, उससे हाइड्रोजन को अलग किया जाता है, और हाइड्रोजन देन कैन बी सेव्ड एज अ फॉर्म ऑफ फ्यूल। सो आप यहाँ पर कुछ देख सकते हो, इस तरीके से कुछ केमिकल फॉर्मुलेशंस होते हैं, चेंजेस, और इसका बेनिफिट क्या होता है, एक आपने ऑक्सीजन भी अलग ले लिया तो आप उसको हेल्थ केयर पर्पस के लिए, मेडिकल यूजेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और जो हाइड्रोजन आपने अलग प्रिजर्व किया है इसको आप इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए यूज़ कर सकते हो, और काफ़ी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, जैसे मेटल्स वगैरह हो गया, स्टील में या फिर फर्टिलाइजर्स में, ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज़ में काम में आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर वाटर प्यूरिफिकेशन एंड ऑल्सो योर इलेक्ट्रोलाइजर्स, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइजर्स ही वो चीज़ें होती हैं, वो डिवाइस है, इक्विपमेंट है, जिसके थ्रू ये पूरा प्रोसेस होता है, और
इसलिए गवर्नमेंट ने काफ़ी इंसेंटिवाइज किया है कंपनीज़ को जो इलेक्ट्रोलाइजर्स बना रहे हैं। अब इसमें कौन सी कंपनीज आती है? सो इसमें आता है नाम अडानी ग्रुप का, देन रिलायंस इज ऑल्सो इनटू द पिक्चर, देन यू हैव L&T, वी हैव अद्वैत इंफ्रा। सो ऐसे काफ़ी स्टॉक्स हैं जो इस पर्टिकुलर डोमेन में आ रहे हैं। सो कुछ कंपनीज के बारे में देखते हैं हम। सो कंपनी लाइक L&T, दीज कंपनीज आर एक्चुअली setting up manufacturing capacities for your alkaline and PEMs electrolyzers के लिए। अब यहाँ पर आप देखोगे तो सेगमेंट में आप देख सकते हो ये इंफ्रा में है, EPC वगैरह में है, अपार्ट फ्रॉम दैट एनर्जी प्रोजेक्ट्स में है, एंड हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर प्रिसिशन इंजीनियरिंग सिस्टम्स में, इलेक्ट्रोलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग में आप यहाँ पर देख सकते हो। सो काफ़ी अगर आप देखोगे तो डाइवर्सिफाइड बिजनेस है L&T का, लेकिन वैल्यू चेन में L&T फिट होता है। सिमिलरली डेटा सेंटर के भी वैल्यू चेन में, सेमीकंडक्टर के वैल्यू चेन में भी L&T फिट होता है। सो किसी को L&T पसंद है तो सिर्फ आप L&T को एज अ इंफ्रा कंपनी मत देखिए, आप L&T के अलग अलग डायमेंशंस देखिए कि कहाँ कहाँ पर वो नए जगह पे, मतलब जहाँ पर नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है बिजनेस की, वहाँ पर भी L&T एंटर हो रहा है। तो कुछ लोगों ने मुझे पूछा था पिछले 1-1.5 साल में L&T में उतनी गिरावट नहीं हुई। सो दैट्स द रीज़न कि नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी को L&T काफ़ी अच्छे से लेवरेज कर पा रहा है। अब दूसरा एक कंपनी होती है कि रिलायंस के बारे में कोई लोग पूछते हैं। सो क्या हम, क्योंकि रिलायंस भी ये सब चीज़ कर रहा है, तो क्या हम रिलायंस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं? इन माय ओपिनियन अगर आप रिलायंस देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफाइड लगता है मुझे, नथिंग फोकस्ड, बिकॉज में जियो भी है, देन रिलायंस स्मार्ट भी आ जाता है आपका, फिर रिलायंस के और दूसरी कंपनीज भी आ जाती हैं उसके अंदर। तो मुझे लगता है कि रिलायंस एज अ ग्रुप काफ़ी ओवर डाइवर्सिफाइड है, और अभी रिसेंट में थोड़े मार्जिन वगैरह पे प्रेशर आए, तो रिलायंस एज अ अगर आप एनर्जी, ये थीम ग्रीन एनर्जी वाले थीम को अगर फोकस करना चाहते हो, इसके चलते इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो रिलायंस माइट नॉट बी अ वेरी फ्रूटफुल ऑप्शन। सो अब इसी में हमने एक और कंपनी की बात की थी विच वॉज योर अद्वैत इंफ्रा, उसके ऊपर भी हम एक शॉर्ट समरी मैं आपको बताता हूँ। सो अद्वैत इंफ्रा बेसिकली इसको रीनेम किया गया अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन। इट इज़ मेजरली फोकस्ड इनटू पावर ट्रांजिशन सॉल्यूशंस एंड योर एनर्जी ट्रांजिशन सेक्टर। अब इसमें अगर आप देखोगे तो इट्स ऑपरेटिंग फैसिलिटीज़ इनटू ACS, देन ऑप्टिकल फाइबर्स एंड वायर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट इमरजेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम्स की बात करते हैं, ERS, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्ट्रिंगिंग टूल्स वगैरह के अंदर भी है कंपनी। सो ERS में अगर आप देखोगे हाई एम्पेसिटी स्पेशलाइज्ड कंडक्टर्स वगैरह के अंदर कंपनी है। सो अगर आप देखोगे तो ग्रीन फील्ड एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कंपनी ने ऐड किया है, एस्टेब्लिशिंग अप्रॉक्सीमेटली 300 मेगावाट्स का कैपेसिटी, एंड इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स की हम जो बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइजर्स के अंदर यहाँ पर कंपनी आ गई है, एंड इट इज़ ऑल्सो हैविंग अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर 2.5 गीगाहर्ट्ज़ फॉर BESS। सो इन शॉर्ट जो हमने बात की थी सोलार में, सोलार सिस्टम्स, उसके बाद में ट्रांसमिशन में, जो मैंने पास्ट में भी बात किया है, ट्रांसमिशन सेक्टर के ऊपर पूरा एक एनालिसिस बनाया, आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। सो इसमें आपको ऐसी कंपनीज मिलेगी जैसे कि आपको ट्रांसमिशन में आपके पावर ट्रांसमीटर्स, जो आपके कंडक्टर्स है, अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रांसफॉर्मर्स है, इसमें वोल्ट एम्प ट्रांसफॉर्मर्स, सिल्चर्स आ जाता है, देन HVDC सिस्टम्स में आपके GV TND CG पावर आ जाते हैं, ये सब कंपनीज आते हैं पावर ट्रांसमिशन में। देन पावर स्टोरेज के लिए अगर आप देखोगे तो आपके बैटरी एनर्जी सिस्टम्स है, BESS वाला एक अलग से पूरा वीडियो हमने बनाया है, आप ये वाला वीडियो देख सकते हो, मैं टीम को बोल दूंगा यहाँ पर फ्लैश करने। सो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो, इसमें BESS का पूरा आपको वैल्यू चेन समझ में आएगा। तो यही कंपनी जो आप देखोगे तो अलग अलग सोलार में भी है, देन BESS में भी है, और ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जीज में भी है। सो यहाँ पर आप बिजनेस सेगमेंट में देख सकते हो कंपनीज इनटू ऑप्टिकल ग्राउंड वायर्स, देन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, देन एल्यूमिनियम क्लैड स्टील, फिर ERS सिस्टम्स हो गया, स्ट्रिंगिंग टूल्स हो गए, एंड ऑल्सो इन EPC प्रोजेक्ट्स, वेरल्स रिन्यूएबल्स में, सोलार में, BESS में, एंड इलेक्ट्रोलाइजर्स में, ये सब चीज़ में भी कंपनी अभी आ रही है, एंटर कर रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बताता हूँ, लुक एट दिस पावर ट्रांसमिशन सोल्यूशंस जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर आप प्रोडक्ट कैटेगरीज में देख सकते हो, और आप यहाँ पर देख सकते हो कंपनी इज ऑल्सो इनटू सोलार EPC, ग्रीन हाइड्रोजन EPCs एंड BESS EPCs। तो EPCs में तीनों एरियाज में कंपनी कहीं ना कहीं ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रही है। सो वन थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड। अब इसके अलावा एक और प्रॉक्सी प्ले भी जो मुझे याद आता है, दैट इज़ योर आइनॉक्स इंडिया।
बहुत सारे लोग ने बात शायद नहीं किया होगा इस कंपनी के ऊपर उतना, और मतलब काफ़ी जगह पे आपको शायद से सुनने मिला होगा, बट दिस इज़ वन ऑफ द कंपनीज जो आपके एक क्रायोजेनिक टैंक्स वगैरह प्रोवाइड कर रही है, जहाँ पर हाइड्रोजन मतलब लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन जो बहुत कूलेस्ट फॉर्म में स्टोर किया जाता है, इसको एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वो सोल्यूशंस कंपनी आइनॉक्स आइनॉक्स इंडिया प्रोवाइड कर रही है। सो आइनॉक्स इंडिया इज अगेन वन ऑफ द प्लेयर्स अगर आप देखना चाहते हो, लेकिन उसके जो मैट्रिक्स हैं थोड़े से अलग है, बिजनेस थोड़ा सा अलग है, तो किसी टाइम पे मैं डिटेल में वो कंपनी को भी कवर करने का ट्राई करूंगा। अगर इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। सो बिफोर गेटिंग टू द रिस्क पार्ट एंड द कंक्लूजन पार्ट, जस्ट एज अ डिस्क्लेमर, जो भी हमने यहाँ पर अभी कंपनीज डिस्कस किए, वी आर नॉट गिविंग एनी बाय सेल रिकमेंडेशन, दिस फॉर जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड किस तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन का पूरा एक इंडस्ट्री है, इसमें कौन से प्लेयर्स हैं। नाउ टू कम टू रिस्क पैरामीटर, रिस्क पैरामीटर में एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि ग्रीन हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस किया जा रहा है इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। सो कॉस्ट मतलब डिमांड हो सकता है स्लो डाउन हो सकता है, और कॉस्ट कहीं कहीं भी वायबल ना हो, इसलिए इसको रोल आउट होने के लिए और एक्सपांड होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। सो ऐसा नहीं है कि आप कल ही कल जाके बाय कर लो ये, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है, तो शॉर्ट टर्म के मूवमेंट्स के लिए इसको आप स्पेकुलेट नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आप इस इंडस्ट्री में अगर आप देखते हो जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के अंदर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा एक पूरा एक इकोसिस्टम, एक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप होना पड़ेगा। बिकॉज हम सोलार इसमें अगर आप सोलार इंडस्ट्री में देखोगे तो सोलार वाले सेगमेंट में कंपनीज जो पहले मॉड्यूल्स में थी, उसके बाद वो सेल्स में आ रहे हैं, सेल्स के बाद में वेफर्स में, इनगट्स में, पॉलीसिलिकॉन में आ रहे हैं, और ये पूरा कैपेसिटी पूरा इंटीग्रेटेड चाइना के पास में, और चाइना इज़ द वर्ल्ड लीडर, राइट। सो इंडिया में ये कैपेसिटी अभी डेवलप हो रही है, जहाँ पर वारी एनर्जीज़ हो गया, प्रीमियर एनर्जीज़ हो गया, ये सब कंपनीज सेल्स में आ रही है, सेल्स के बाद में वेफर्स के लिए अपने कैपेसिटीज़ लगा रही है, राइट। तो इनको टाइम लगेगा। तो जो कंपनी फुल्ली इंटीग्रेटेड रहेगी सोलार थीम में, वहाँ से BESS में एंटर करेगी, जैसे कि आप वारीज वगैरह में भी देख सकते हो आने वाले टाइम में, और आपको पेनिट्रेशन देखने मिलेगा। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जब पूरा डेवलप हो जाएगा तो ग्रीन हाइड्रोजन जो सेगमेंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा लाइमलाइट में आएगा। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो अभी पूरा जो आपका सोलार है, BESS है, जब तक ये स्ट्रांगली खड़े नहीं हो पाते हैं, तो ग्रीन एनर्जी जो आपका ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का जो सिस्टम है, यहाँ पर इनको उतना मेजरली डायरेक्ट सपोर्ट नहीं मिलेगा। सो फुल्ली इंटीग्रेशन होना ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और इसमें सेगमेंट आता है जो वेस्टेज, बायोफ्यूल जिसको हम बोलते हैं, तो वेस्ट से आपका एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी जनरेशन करना, तो ये भी एक सेगमेंट है जो आने वाले टाइम में पॉपुलर हो सकता है। सो उस पर भी आपको ध्यान देना है। लेकिन प्लेयर्स कुछ इसी तरीके से होंगे, यू जस्ट नीड टू ट्रैक रेगुलर बेसिस पे कौन सी कंपनी अलग अलग सेगमेंट्स में एंटर कर रही है, और मार्जिन्स भी कंसिस्टेंट मेंटेन कर पा रही है, और बहुत जल्दी इंटीग्रेट कर पा रही है पूरे वैल्यू चेन में। सो दैट्स द की प्रिंसिपल आपको ध्यान रखना है अगर आप इस इंडस्ट्री में पैसे बनाना चाहते हो और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना चाहते हो। थर्ड रिस्क पार्ट अगर आप देख रहे हो तो इसमें क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़्यादा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी का, इंसेंटिव्स का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, इसके लिए गवर्नमेंट ड्रिवन या गवर्नमेंट सपोर्टेड इंडस्ट्री भी है। सो कोई भी इंडस्ट्री जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, स्कीम्स वगैरह होती है, फंडिंग होती है, तो वहाँ पर अगर फंडिंग चले गई तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है इंडस्ट्री पे। तो ये थर्ड ट्रिगर पॉइंट है, रिस्क ट्रिगर पॉइंट। फोर्थ रिस्क ट्रिगर पॉइंट ये है कि क्योंकि ग्लोबल लेवल पे ये एक थीम चल रही है, और चाइना का अगर आप देखोगे तो मेजर कैपेसिटी है, चाहे वो सोलार में हो जाए या BESS में हो जाए या फिर आपका ग्रीन हाइड्रोजन में हो जाए, इसके लिए अगर चाइना डंपिंग करना शुरू करता है वो नेगेटिव इम्पैक्ट करता है इंडस्ट्रीज़ को। और ये आपको ध्यान में रखना है कि इंडियन स्टॉक्स पे भी, बिजनेस पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो इस वीडियो में हमने पहले टाइम को देखा और गवर्नमेंट इंसेंटिव्स को देखा, गवर्नमेंट के टारगेट्स वगैरह भी हमने देखे। अपार्ट फ्रॉम दैट किस तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और एनर्जी का बाद में जो ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए जो वैल्यू चेन होता है वो भी हमने देखा। उसके थ्रू हमने देखा कौन से प्लेयर्स हैं इस इंडस्ट्री में, एंड देन वी लुक्ड एट द रिस्क पैरामीटर। सो अगर हम कंक्लूजन पे आते हैं तो यहाँ पर जस्ट टू स्टार्ट विद कंक्लूजन इस मैं कुछ इसमें स्टॉक्स जो हैं उस स्टॉक्स को और डिटेल में कुछ अगले वीडियोस में कवर करूँगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो नेम द स्टॉक्स ऑल्सो इफ़ यू वांट मी टू कवर दैट स्टॉक। तो स्टॉक्स के ऊपर डिटेल में मैं व्यू बनाऊंगा जहाँ पर मैं वैल्यूएशन भी कवर करूँगा एंड ऑल्सो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर करूँगा, बिकॉज ये वीडियो में हमने वो कवर नहीं किया है।
वीडियो बहुत लंबी बन जाती। अब बेसिकली यहाँ पर कंक्लूजन में हम बात आती है, तो कंक्लूजन में हमें ये समझना है कि पहले BESS सेक्टर और सोलार के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना है। ग्रीन हाइड्रोजन पे पिछले कुछ टाइम्स में प्रोजेक्ट्स जो है वो काफ़ी डिले भी हुए हैं और मोमेंटम थोड़ा बहुत स्लो डाउन हुआ है। इसलिए पिछले साल में आप देखोगे तो ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड थे, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस हुए थे। रिसेंट में थोड़ा मोमेंटम स्लो डाउन हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म व्यू से ये सेगमेंट फ्लरिश कर सकता है, बट इमीडिएटली ऐसा कुछ होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। सो इट्स अ वेट एंड वॉच स्टोरी, बट पोटेंशियल तो हमें यहाँ पर दिखता है बिकॉज दैट्स द फ्यूचर। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर पूरा एक एनालिसिस आपके साथ में किया ग्रीन हाइड्रोजन और एक सोलार को देखते हुए। सो अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा है, डू इट द लाइक बटन। इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड फॉर सच वैल्यूएबल इनसाइट्स एंड वीडियोस, देन स्टे ट्यून्ड विद 360 इन्वेस्टिंग। सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइए, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर्स के साथ में। 360 इन्वेस्टिंग पे हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हम रिसर्च अपडेट्स डालते रहते हैं, सो उससे आपको बेनिफिट मिल सकता है, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। 360investing.in हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर हम ब्लॉग्स भी लिखते हैं और वेबिनार्स भी करते हैं। सो मिलते हैं अगले एनालिसिस में एक नई लर्निंग के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी।